वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस प्रकार से मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के सब्जेक्ट कोड BT 301 और BT 401 के मैंने आपको पेपर के सोल्यूशन बताए थे जो कि दिसंबर 2020 के थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स 1 यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 BT 102 का जो पेपर जो आपका आया था दिसंबर 2020 में, उसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा पेपर जो हुआ था वो पेपर क्या हुआ था और वो किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम इस सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें या इस पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपको पहला यो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिस इज फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ log 1 प्लस sin x बाय द मैक्लॉरिन थ्योरम। दैट मींस ये जो क्वेश्चन आया था वो आपको यूनिट नंबर 1 से पूछा गया था जो कि 7 मार्क्स का है। इसी का बी वाला क्वेश्चन जो आया था फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 का है। दैट मींस यूनिट नंबर 1 से आपके 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसके बाद हम देखें सेकंड क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n, ये आपका यूनिट नंबर 2 से पूछा गया था। दैट मीन 7 मार्क्स का। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारा है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल 0 टू 1 इंटीग्रल 0 टू अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 2 से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी द सीरीज, ये आपका यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर f of x इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इन द इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, ये भी आपका यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 3 से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है इफ W1 एंड W2 be two subspace of B of f then show that W1 intersection W2 also subspace of B of f, यानी कि ये नंबर 4 का क्वेश्चन हुआ। देन इसका सेकंड पार्ट देखिए, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन f such that B2R to B3R which is defined as f of AB equal to A plus B, A minus B, B for all AB belongs to R is a linear transformation, find range of T, रैंक नल स्पेस एंड नलिटी, यानी कि ये भी आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि यूनिट नंबर 4 से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि आपने देखा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से आपसे 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दिस इज द यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन हमारा है। दिस इज द फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 3 माइनस 4 4 1 माइनस 2 4 1 माइनस 3। दैट मीन्स ये आपका नंबर 5 का क्वेश्चन है। देन इसी का सेकंड पार्ट हम देखें, दिस इज अ टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी एंड सॉल्व 5x प्लस 3y प्लस 7z प्लस इक्वल टू 4 3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल टू 9 7x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 5। दैट मीन्स ये भी हमारा यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन, यानी कि यूनिट नंबर 5 भी जो है आपसे 14 मार्क्स की पूछी गई है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम देखें तो एक एक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का पूछा गया है। इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ एक्सपांड लॉग बेस ex इन पावर ऑफ x माइनस 1 एंड हेंस इवैल्यूएट लॉग बेस e 1.1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। दैट मींस ये क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 का है। देन इसी का सेकंड पार्ट है इफ u इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस y अपॉन अंडर x प्लस y प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan, यानी कि ये भी क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 का है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 1 से आपसे क्वेश्चन पूछे तो हो गए हैं 28 मार्क्स के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा किस यूनिट से पूछा गया है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्रूव दैट बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, यानी कि ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला
y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू x, ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 2 का है। इसका मतलब ये होगा कि यूनिट नंबर 2 से भी आपसे 28 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 देखें। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स 1 2 1 0 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 5 का है। देन इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। डिफाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स दिस मच। ये भी आपको नंबर 5 का, इसका मतलब ये होगा कि ये भी आपसे 28 मार्क्स की पूछी गई। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर अगर 5 यूनिट अगर लिख दूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5, तो आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 जो है वो आपसे 28 मार्क्स की पूछी गई है। यूनिट नंबर 2 भी जो है वो 28 मार्क्स की पूछी गई है। यूनिट नंबर 3 जो है वो 14 मार्क्स की पूछी गई। यूनिट नंबर 5 जो है 4 जो है वो भी 14 मार्क्स की पूछी, और यूनिट नंबर 5 जो है वो 28 मार्क्स की पूछी गई। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर हम केवल यहाँ पर यूनिट नंबर 1 2 और 5 भी अगर हमें अच्छी तरह से आती है तो आराम से हम 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो डिफरेंस, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप को भी कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट दे सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म इन द एक्सपांशन log 1 प्लस साइन एक्स बाय द मैक्लॉरिन थ्योरम। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें 1 प्लस log 1 प्लस साइन एक्स को हमें मैक्लॉरिन थ्योरम से निकालना है फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म का मतलब होता है कि हमें y1 y2 y3 और y4 निकालना है, यानी हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को लेकर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। cos x को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस एक्स, और इस sin x को लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पे मैं sin a का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो हमें पता है कि sin a जो होता है वो आपके पास होता है दिस इज 2 sin a बाई 2 एंड cos a बाई 2, है ना। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपको मैं 2 sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड 2, और नीचे हमारा फॉर्मूला जो है 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस ए का है। 1 प्लस कॉस ए जो होता है वो हमारा लिखा था जैसे 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 हो गया। अब देखेंगे एक कॉस से हमारा एक कॉस कैंसिल हो गया, एक 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो sin अपॉन cos हो गया आपका 10, यानी कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया वो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 में मिला है। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इज योर जो आपका एफ डैश है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज y1। ओके, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू तो आपको एफ डबल डैश मिलेगा, जिसको हम चाहें तो y2 लिख सकते हैं। तो y2 इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाय 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की जो वैल्यू है y1 है, यानी कि हमारे पास y2 जो मिला है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो मिला है वो हमें मिला है दिस इज माइनस 1/2 1 प्लस y1 का स्क्वायर। अब इसी का अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूँ, यानी कि y3 अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो मुझे वो कितना मिलेगा, दिस इज माइनस 1/2 एंड 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, y1 स्क्वायर को हो जाएगा 2y1 एंड y2, है ना। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा माइनस y1/2। इसी का अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हमारे पास y4 के नाम से लिखा आएगा। तो f फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y1/2 में लगेगा प्रोडक्ट का रूल, तो माइनस y1/3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब चूंकि हमें मैक्लॉरिन थ्योरम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन सभी के अंदर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 इक्वल टू मिलेगा log 1 प्लस 0, यानी कि log 1 की वैल्यू होती है 0। f डैश यानी कि 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 था 0 हो गया। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, जिसको हमने y1 नॉट बोला हुआ है। f डबल डैश मिलाएगा माइनस 1/2 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस 1। थर्ड डेरिवेटिव होगा आपके पास थर्ड डेरिवेटिव ऑफ माइनस y1/2, तो y1 की वैल्यू आपके पास है
y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा ये 1। फोर्थ डेरिवेटिव मिलेगा हमारे पास -y1/3, तो y1 हमारे पास है 1, y3 हमारे पास है 1 यानी कि 1 - 1 और y2 हमारे पास है दिस इज -1 का स्क्वायर यानी कि -1 - 1 यानी कि -2। तो इस प्रकार से हमने ये सारी वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर रख लेंगे। अब मैक्लॉरिन सीरीज हमारे पास क्या होती है, दिस इज अ y = y0 x अपॉन फैक्टर 1 y1 नॉट x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 y2 नॉट x क्यूब अपॉन फैक्टर 3 y3 नॉट प्लस x⁴ अपॉन फैक्टर 4 y4 नॉट। y हमारे पास हो गया log 1 प्लस sin x, y नॉट की वैल्यू थी हमारे पास 0, फैक्टर 1 हो गया हमारे पास 1, y1 0 की वैल्यू थी हमारे पास 1, y2 0 की वैल्यू थी हमारे पास -1, y3 वैल्यू की हमारे पास थी 1 और y4 की वैल्यू हमारे पास मिली थी -2। तो -2 से हम इसको कैसे करेंगे तो 12 मिलेगा, यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो मिल रहा है log 1 प्लस sin x का, वो हमारे पास मिल रहा है x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 6 माइनस x⁴ अपॉन 12। अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट हमारे पास जो पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y इन 0 लेस देन इक्वल टू π/2, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन π/2। इसका मीनिंग समझ लें कि हम जो भी यहाँ पर x और y निकालेंगे वो x और y जो है वो हमारे पास इसी रेंज में बिलोंग करना चाहिए 0 से π/2 के बीच में, यानी कि जो भी हम यहाँ पर x और y की वैल्यू होगी वो इसी रेंज में हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई और वैल्यू मिल रही है तो वो कंसिडरेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर u = sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y लिखा। हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। x के लिए करेंगे तो del u/del x मिलेगा cos x प्लस cos x प्लस y। y के लिए करेंगे तो del u/del y मिलेगा cos y प्लस cos x प्लस y। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2 और दिस इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे कि रूल हमारे पास होता है मैक्सिमम निकालने के लिए, जो भी हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं del u/del x और del u/del y, तो उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो del u/del x = 0 यानी cos x प्लस cos x प्लस y = 0, यानी कि आपको मिलेगा cos x = माइनस cos x प्लस y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अगर हमने del u/del y = 0 लिया तो cos y प्लस cos x प्लस y = 0 हो गया, तो cos y = हो गया माइनस cos x प्लस y। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 5। अब आप ध्यान से देखिएगा जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमें जो मिल रही है वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल मिल रही है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5 से कि हमें cos x = हो गया cos y। अगर cos x = cos y, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास x = y मिल जाएगा। अब इस x = y को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, आइदर हम इसे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में या इक्वेशन नंबर 5 में। तो हमने यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया, तो हमारे पास हो गया cos x = माइनस cos x प्लस x, और ये हो गया मेरे पास cos 2x, और cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस थीटा यानी cos π माइनस 2x। cos से cos हमारा कैंसिल हुआ, तो x = मिल गया π माइनस 2x यानी कि x = π/3। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास x = π/3 जो है वो 0 से π/2 में लाई कर रहा है, और जो हमारे पास x की वैल्यू है वही हमारे पास y की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमको x = y मिला है, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास π/3 मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है इससे हम यहाँ पर r s t की वैल्यू निकालेंगे। r का मतलब होता है del 2 u/del x², t का मतलब होता है del 2 u/del y² और s का मतलब होता है del 2 u/del x del y। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो वहां पर तो हमारे पास माइनस cos x प्लस cos x प्लस y था, तो अगर हमने इसको x के रिस्पेक्ट में करा तो आपको मिलेगा माइनस sin x प्लस y, और अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस sin x प्लस y। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको t मिलेगा del 2 u/del y² = माइनस sin y माइनस sin x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, इन r s t के अंदर हम x की जगह π/3 और y की जगह π/3 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको r मिलेगा माइनस sin π/3 माइनस sin π/3 प्लस π/3। sin π/3 प्लस π/3 हमारे पास होता है 2π/3, और sin 2π/3 का मतलब हमारे पास होता है -√3/2।
तो -√3/2 यानी कि आपको मिलेगा -√3 जो कि हमारे पास लेस देन 0 है। s निकाले तो -sin π/3 तो ये भी हमारे पास -√3/2 मिलेगा। t del 2/del y² यानी कि -sin π/3 प्लस π/3 यानी कि ये भी हमें मिलेगा -√3/2 यानी कि -√3 मिलेगा। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है RT माइनस एक्स स्क्वायर। तो R आपके पास था -√3, T भी आपके पास था -√3 और S था आपके पास -√3/2 का स्क्वायर हो गया। तो -√3 हो गया 3, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 होगा, यानी कि 3 - 3/4 हो गया 9/4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा कि जो R था हमारे पास वो लेस देन 0 आया है और RT माइनस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 आया है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये हमारी कंडीशन जो है वो मैक्सिमम की है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारा u जो है मैक्सिमम है एट π/3 पर, एंड द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो हमारे पास u इक्वल टू था sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y, वहां पर हम x की जगह π/3 और y की जगह π/3 हम रख देंगे। तो आपको मिलेगा sin π/3 प्लस sin π/3 प्लस sin π/3, तो sin 60 हमारे पास हो गया, sin 60 हो गया √3/2, sin 60 √3/2, ये sin 120 हमारे पास हो गया √3/2 यानी कि हमारे पास ओवरऑल मिल गया 3√3/2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखें हम। इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टर n/n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये पूछा गया हमसे समेशन ऑफ सीरीज से। तो समेशन ऑफ सीरीज का हमें यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने करा क्या, इस पूरे हमने लिमिट को हमने मान लिया i के इक्वल। अब फैक्टोरियल n का मतलब जो होता है वो 1 इंटू 3 इंटू अप टू n होता है, और n टू दी पावर n का मतलब होता है n को हमने n टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 के अपॉन में हमने n लिया, 2 के अपॉन में हमने n लिया, 3 के अपॉन में n लिया और n के अपॉन में भी हमने n ले लिया। दैट मीन्स 1/n, 2/n, 3/n और n/n 1/n। अगर हमें क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज से लेना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका ले लेंगे लॉग। जैसे हम यहाँ पर लॉग लेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी जो हमको मिलेगी वो आपको मिलेगा यहाँ पर, दिस इज log I इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n अप टू log n/n। अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद n आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1 2 3 अप टू n आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो r जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। तो हमने यहाँ पर समेशन लगाया r इक्वल टू 1 से लेके n और log r/n लिख दिया। अब समेशन ऑफ सीरीज के अंदर हमें करना क्या होता है कि इसकी लोअर लिमिट से यानी कि r इक्वल टू 1 से हमें निकालनी होती है इसकी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट से अपर वैल्यू से हमें अपर लिमिट निकालनी होती है। तो अपर लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n, r इक्वल टू n ही हमारे पास कहां से आया, इस वाली वैल्यू से। तो n को हमने यहाँ पर पुट किया तो n से n कैंसिल हुआ तो 1 मिलेगा। लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n जो कि हमारे पास 1 था। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे 1/n, इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/n 0 मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा समेशन ऑफ सीरीज के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा फिक्स रहती है जो कि 0 है। अब समेशन ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर r/n को रिप्लेस कर देते हैं, r/n को रिप्लेस करते ध्यान रखिएगा r/n जो होता है रिप्लेस होता है x से। देन उसके बाद हमारे पास लिमिट और समेशन जो रिप्लेस होता है वो इंटीग्रल से रिप्लेस होता है। देन उसके बाद हमारे पास हमने लोअर अपर लिमिट हमने निकाली ली है, तो लिमिट हो गई 0 to 1 log x dx हो गया। अब log x dx को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, log x इंटू 1 मान के हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे log x इंटू x 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 log x का डिफरेंशियल हो गया 1/x, 1 का हो गया x से x कैंसिल हुआ, 1 पुट करेंगे तो log 1 0 होता है और 0 पुट करेंगे तो भी 0 होगा। माइनस 0 to 1 1 dx से यानी कि माइनस 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। अब आपको जो वैल्यू मिली है log I इक्वल टू -1 मिला है, तो log I इक्वल टू -1 होने का मतलब है कि I इक्वल टू e टू दी पावर -1 होगा। इस प्रकार से सोल्यूशन निकाला गया है। ओके, तो डिफरेंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर किसी भी प्रकार को यदि कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से सॉल्व की जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी अगर क्वेश्चन का डबल इंटीग्रल का आता है तो अगर आपको लिमिट अगर x में दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि वो लिमिट y की है। तो ऑब्वियसली अगर ये लिमिट अगर y की है तो ये वाली लिमिट किसकी कहलाएगी, x की कहलाएगी। ओके, तो हमेशा वेरिएबल लिमिट को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने क्या करा, दिस इज द i, हमने इसको i के इक्वल ले लिया, वाई स्क्वायर को हमने यहाँ रख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस लॉजिक को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। इस लॉजिक को फॉलो करने के लिए आपने देखा कि हमने लिखा यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर। जीरो पुट करेंगे तो जीरो मिलेगा, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, तो tan इनवर्स 1 हो गया, पाई बाय 4 को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो लग रहा है वो इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लग रहा है। हम जानते हैं कि इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने दिया log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर, x की जगह 1 रखे तो log 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस log 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। अब log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 प्लस रूट 2 हो गया, यानी कि फाइनली आपके पास इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो मिलेगा पाई बाय 4 log 1 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस समय दिया हुआ है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी द सीरीज 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 और 5/3.4.5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहले इसके हमें क्या करना पड़ेगी, हमें nth टर्म बनानी पड़ेगी। तो हम nth टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए 1 3 5, यानी कि 1 3 5 जो है हमारे पास एपी में है। और जब भी अगर हमारे पास सीरीज अगर एपी में होती है तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपके पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है tn इक्वल टू जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल होता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, देन n माइनस 1 d, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, तो इसका मतलब होगा दिस इज 2n माइनस 1। तो आप देखेंगे कि आप हमारे पास न्यूमरेटर में 2n माइनस 1 आए। इसी प्रकार 1 2 और 3 को निकालेंगे तो n मिलेगा, देन 2 3 4 को निकालेंगे तो n प्लस 1 मिलेगा, और 3 4 और 5 को निकालेंगे तो n प्लस 2 निकलेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली हमारा क्वेश्चन जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा सीरीज सॉल्यूशन से लिए। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी सीरीज निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी सीरीज निकालने का तरीका ये होता है जिसको हम bn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर ले लीजिए और डिनोमिनेटर में हमें हमारे पास n की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर n की ये ले लेंगे, n ये ले लेंगे और ये लेंगे, तो n क्यों हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल होगा तो 1/n स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि आपके पास जो bn मिलेगा 1/n स्क्वायर निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। तो जब भी अगर हमें कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un अपॉन bn को हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो un अपॉन bn को अप्लाई करने का लॉजिक जो होता है वो समझ लीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un अपॉन bn यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 2n माइनस 1 अपॉन n, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम यहाँ पर n को कॉमन निकालेंगे तो n क्यू मिलेगा, न्यूमरेटर से इधर से n निकालेंगे तो n मिलेगा, तो इस n से इस n क्यू को इस n स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पुट कर दे तो 2 माइनस 0 मिलेगा, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, यानी कि हमारे पास कितना मिलेगा, जैसे 2 माइनस 0 1 प्लस 0, यानी कि ओवरऑल 2 मिलेगा। अब कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी सीरीज होती है उसमें हम लगाते हैं पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/n स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो हमें 2 के इक्वल मिल रही है, यानी कि 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये है बाय द पी सीरीज टेस्ट हमारे पास समेशन bn जो है एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर bn अगर एक कन्वर्जेंट सीरीज है तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट हमारे पास समेशन un भी जो होगी एक कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका बी पार्ट है. दिस इज द ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई. यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपसे फोरियर सीरीज का आपका यहाँ से पूछा गया है. तो फोरियर सीरीज का जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में लिमिट क्या दे रखी है. तो लिमिट हमारे पास दे रखी है 0 से 2 पाई और फंक्शन हमारे पास कितना दे रखा है ई टू द पावर माइनस एक्स. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा और हमने क्वेश्चन में लिखा 0 से 2 पाई. अब देखिए क्या क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि क्वेश्चन हमारे पास हाफ रेंज का है, ऑब्वियसली नहीं बोला गया है. इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो फोरियर सीरीज का दे रखा है, फुल रेंज फोरियर सीरीज का. और यदि हमारा क्वेश्चन अगर फुल रेंज फोरियर सीरीज का है इसका मतलब ये है कि हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा 12 से. तो 12 इक्वल टू मिलेगा अपर माइनस लोअर यानी कि 2 पाई माइनस 0. तो 12 इक्वल टू पाई मिलेगा यानी कि एल इक्वल टू पाई मिलेगा. ओके. अब हम यहाँ पे फुल रेंज फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर द पीरियड 2l के लिए. तो जो कि होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी an cos n pi x अपॉन l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी bn sin n pi x अपॉन l. आपको क्वेश्चन में l की वैल्यू जो मिली है पाई के बराबर मिली है. तो हम यहाँ पर l की जगह पाई रख देंगे. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी bn sin nx. ओके. तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है. अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर a0 की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी है और bn की वैल्यू को हमें इवेल्युएट करना है. तो हमारा a0 का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स dx. आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है e टू द पावर माइनस एक्स. e टू द पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रल होगा माइनस e टू द पावर माइनस से लिमिट रखेंगे तो माइनस 1/पाई e टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 1 मिलेगा. तो दिस इज योर ए नॉट. अब हम यहाँ पर an की वैल्यू निकालेंगे तो 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx यानी कि 1/पाई 0 to 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स cos nx. यानी कि अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे e टू द पावर ax cos bx का. ओके. तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि e टू द पावर ax cos bx का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन a cos bx प्लस b sin bx. तो इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा. तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में a की जो वैल्यू दी हुई है वो -1 दे रखी है और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास n के इक्वल है. ओके. तो आपके पास हो गया e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस a यानी कि -1 इंटू cos nx प्लस n sin nx. तो 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, माइनस साइन को बाहर निकाल लिया तो e टू द पावर माइनस एक्स cos nx माइनस n sin nx हो गया. 2 पाई पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस 2 पाई cos 2n पाई माइनस n sin 2n पाई. cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, sin 2n पाई की वैल्यू 0 होती है. 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा. देन हमारे पास 1 माइनस 0 दैट मीन्स ये 1 माइनस 0 यानी कि माइनस 1 माइनस 0 यानी कि आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 1. यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो an की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी -1/n स्क्वायर प्लस 1 पाई e टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 1. अब हम यहाँ पर निकालेंगे bn की वैल्यू. तो bn का फॉर्मूला हमारा होता है दिस इज 1/पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx dx. तो 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास e टू द पावर माइनस एक्स साइन nx dx. अब यहाँ पर हमारे पास e टू द पावर ax साइन bx का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx. तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/पाई e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 साइन nx माइनस n cos nx माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 पाई को हमने बाहर निकाला तो माइनस साइन बाहर निकल गया तो कितना हो गया e टू द पावर माइनस एक्स साइन nx n cos nx हो गया. लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर e टू द पावर माइनस 2 पाई साइन 2n पाई प्लस n cos 2n पाई. 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास 1 मिलेगी और साइन 2n पाई की वैल्यू होती है 0, cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1. तो आपके पास मिलेगा e टू द पावर माइनस 2 पाई 0 प्लस n माइनस 1 0 प्लस n इंटू 1 यानी कि आपके पास क्या होगा यहाँ से n कॉमन निकल जाएगा. n को बाहर निकालेंगे तो e टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 1. अब हम इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो आपको हो गया -1/2 पाई e टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई हमने बाहर रखा
समेशन वाली टर्म में हमने एन वाली टर्म को रख दिया, समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई, देन समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 साइन एन एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है आपसे बोला गया है कि W1 and W2 be two subspace of B of F, then show that W1 intersection W2 is also a subspace of B of F। जब भी अगर हमें किसी भी सेट को अगर हमें सबस्पेस बताना है तो सबसे पहले वो सेट जो होगा वो नॉन एंटी होगा और साथ में फिर हम उसमें वहां पर सबस्पेस की कंडीशन को लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर बताना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 को मुझे सबस्पेस बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसको हम बताएंगे नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 5। जैसे कि मैं दिया हुआ है कि W1 और W2 हमारे पास दो सबस्पेस दिए B ऑफ F के। चूंकि W1 और W2 अगर हमें सबस्पेस दिए तो डेफिनेटली उसमें जीरो वेक्टर लाई करेगा। तो जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो वेक्टर जो होगा W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर भी मिलेगा। दैट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो नॉन एंटी सबसेट होगा B ऑफ F का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे। हमने लेगा A और B बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमारा टारगेट ये है कि हम A अल्फा प्लस B बीटा को हम W1 इंटरसेक्शन W2 में लाना चाहते हैं। अब हमने बोला कि अगर AB बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अल्फा और बीटा जो होगा W1 के अंदर भी होगा और W2 के अंदर भी होगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज AB belongs to F, alpha beta belongs to W, then AB belongs to F, alpha beta belongs to W। और यहाँ पर हमारे पास W1 और W2 स्वयं एक सबस्पेस है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम सबस्पेस की कंडीशन लगा देंगे A अल्फा प्लस B बीटा belongs to W1 और A अल्फा प्लस B बीटा belongs to W2, क्योंकि हम जानते हैं a non-empty subset W of a vector space V of F is a subspace if and only if AB belongs to F, alpha beta belongs to W, then A alpha plus B beta belongs to W। ओके, अब A अल्फा प्लस B बीटा W1 के अंदर भी है और A अल्फा प्लस B बीटा W2 के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो A अल्फा प्लस B बीटा जो होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या करा कि W1 इंटरसेक्शन W2 को यहाँ पर हमने सबस्पेस की कंडीशन के अंदर फुलफिल कर दिया। तो इस क्वेश्चन में केवल हमसे इतना ही पूछा गया था। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमारा है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है हमारा सॉल्यूशन। शो दैट द मैपिंग F B2R से B3R, यानी कि हमारे पास हमें XY प्लेन से XYZ प्लेन दी हुई है विच इज डिफाइंड बाय f ऑफ AB इक्वल टू A प्लस B A माइनस B B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले प्रूव करना है कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद हमें उसकी रेंज निकालनी है, फिर उसकी रैंक निकालनी है, नल स्पेस निकालना है और नलिटी निकालनी है। कुल मिला के हमें 5 चीजें यहाँ पर निकालनी है। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, रेंज निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, नल स्पेस निकालेंगे, देन नलिटी निकालेंगे। अब देखिए मैपिंग हमें क्या दी है, B2 से B3 दी है। हमने क्या करा, आपकी पहले मैपिंग को हमने लिख लिया, देन एक अल्फा हमने ले लिया। इस अल्फा को हमने कहां पर लिया हुआ, दिस इज अ B2। ओके, तो इसकी इमेज निकालेंगे तो f ऑफ अल्फा इक्वल टू A1 B1 होगा। तो इस A1 B1 की जो इमेज होगी वो कहां पर मिलेगी हमें, A1 प्लस B1 A1 माइनस B1 में। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब ये वाला एलिमेंट जो है वो B3 के अंदर पहुंच गया है। ओके, इसी प्रकार मैंने बीटा लिया जो कि B2 के अंदर है। f बीटा बराबर मिलेगा f ऑफ A2 B2। तो इसकी इमेज जो होगी वो हमारे पास कहां पे मिल जाएगी, B3 के मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, AB बिलोंग्स टू R लिया और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू B2 लिया, तो डेफिनेटली A अल्फा प्लस B बीटा भी B2 के अंदर होगा। तो इसकी इमेज जो होगी यानी कि f ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा जो होगा वो कहां पर जाना चाहिए, हमारे पास है वो B3 में जाना चाहिए। ओके, तो हमने क्या करा, दिस इज f ऑफ A B1 A1 B1 और B A2 B2। हमने इस A के अंदर मल्टीप्लाई किया तो A A1 B A2, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो B A2 दोनों को ऐड किया। अब देखिए ये मेरे पास ये मेरे पास बन गया A और ये मेरे पास बन गया B। तो जैसे कि मैं दिया हुआ कि AB की इमेज जो होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। तो हमने लिख दिया दिस इज A प्लस B, दिस इज A प्लस B और A माइनस B और दिस इज B, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन फर्स्ट टू टर्म से हम A कॉमन निकालेंगे तो A A1 B1 B A2 B2 then A A1 minus B1 B A2 B2 then A B1 B2। ओके, अब देखेंगे यहाँ से फर्स्ट हम इसको लें, यहाँ से इसको लें और यहाँ से इसको लें।
क्या लिखा है, a1 प्लस b1, a1 माइनस b1, b1 देन प्लस a2 b2, a2 b माइनस b2 देन b2। अब ये जो वैल्यू मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 2 में देखो तो एफ अल्फा कहलाएगी, और ये जो वैल्यू मेरे पास है वो एफ ऑफ बीटा कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर ए एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा को हमने ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मैपिंग जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट हमें निकालना है, इसके अंदर हम निकालना है इसका नल स्पेस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस हम जानते हैं कि नल स्पेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर हमारे पास जीरो डैश पे बनती है तो वो जो एलिमेंट होता है जिस सेट के अंदर वो हमारे पास नल स्पेस का एलिमेंट कहलाता है। तो उस डेफिनेशन को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो उस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर नल स्पेस की डेफिनेशन लिखी। तो नल स्पेस ऑफ एफ इक्वल टू हो गया अल्फा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन उसकी मैपिंग जो होगी वो जीरो डैश पे बनेगी। अल्फा को मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी, तो ए बी की इमेज जो होगी वो कितनी कहलाएगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी, और इस जीरो डैश की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कहलाएगी 0 0 0। दोनों कंपेयर करें तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आएगा, बी इक्वल टू जीरो। चूंकि बी इक्वल टू जीरो तो ए बी मेरे पास जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो अल्टीमेटली हमने जो एलिमेंट लिया था वो हमारे पास ए बी ना होके वो मेरे पास 0 0 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मैपिंग हमें मिली है वो हमारे पास कितनी मिली है, 0 0 मिली है। यानी कि आपका नल स्पेस कितना हो गया, 0 0। नलिटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा, नलिटी जो होती है वो दिस इज द रैंक ऑफ द नल स्पेस। अब नल स्पेस के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होता है और इस कंडीशन में वो भी हमारे पास अगर जीरो वेक्टर है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो नलिटी जो होगी वो हमेशा 0 कही जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं इसका रेंज। तो आर ऑफ टी इक्वल टू बी टी ऑफ एफ अल्फा बिलोंग्स टू आर क्यू। तो हमने यहाँ पर एफ ऑफ ए बी और ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर ले लिया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस आर स्क्वायर का हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है वो E1 और E2 कहलाते हैं। E1 की वैल्यू 1 0 और E2 की वैल्यू 0 1 है। एफ ऑफ 1 0 इक्वल टू हो गया 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 और 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी होता है, देन 1 1 0 हो गया। इसी प्रकार आप एफ ऑफ 0 पर निकालेंगे तो 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, 1 कहलाएगा, यानी कि 1 माइनस 1। तो यानी कि हमारे पास जो रेंज जो होगी वो हमारे पास है कि 1 1 0 और 1। और इस रेंज में हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, एक एलिमेंट ये आ रहा है और एक एलिमेंट ये आ रहा है। तो बाय द रैंक नलिटी थ्योरम हम जानते हैं कि रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। तो आपके पास रैंक हमें निकालनी, नलिटी हम निकाल चुके 0 और डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर होती है 2। तो यानी कि हमारे पास रैंक ऑफ एफ जो होगी वो हमारे को मिलेगी 2 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सॉल्यूशन में हमारे पास जो रैंक हमारे पास जो आ गई है वो हमें 2 मिल रही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड है। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 - 4 4 1 - 2 4 1 - 1 3। तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वो हमारे पास क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि 3 माइनस लेमडा, यानी कि जो भी हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट जो होंगे वो लेमडा से माइनस होंगे। तो 3 माइनस लेमडा माइनस 4 4 1 माइनस 2 माइनस लेमडा 4 1 माइनस 1 3 माइनस लेमडा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। तो 3 माइनस लेमडा के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन माइनस ऑफ दिस टर्म। -4 के लिए हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 3 माइनस लेमडा देन -2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, -1 का 4 में करेंगे तो +4 हो जाएगा, देन 4 1 इंटू 4 1 इंटू 3 माइनस लेमडा, देन 1 इंटू 4 यानी कि -4, देन 4 1 माइनस 1 यानी कि -1, 1 को -2 माइनस लेमडा से करेंगे तो माइनस होगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हमें कितना मिलेगा, -6 से 2 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, 3 - 4 यानी कि -1 माइनस लेमडा, दिस इज -1, दिस इज -+2 प्लस लेमडा। अब ये वैल्यू मेरे को कितने होगा, दिस इज लेमडा स्क्वायर, 3 लेमडा यानी कि माइनस लेमडा यानी कि -2। अब देखिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास, जो ये वाली दोनों वैल्यू हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है तो हमारे पास हो गया, और इसके जो फैक्टर होंगे हमारे पास कितने बनेंगे, लेमडा -2 लेमडा +1, यानी कि लेमडा की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास मिलेगी -1 2 और 3। ठीक है, -1 2 और 3।
अब तीनों के तीनों आइगन वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है, डिस्टिंक्ट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर भी मिलेंगे। तो पहला आइगन वेक्टर निकालना है, सपोज x1 इक्वल टू एक्स वाई जेड विद आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -1। तो हमारा जो आइगन इक्वेशन जो होती है वो हमारी कहलाती है जैसे a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू कहलाता है 0। तो x1 हमारे पास हो गया x हो गया x1 और i लेमडा की जगह हमने रख दिया -1, तो इनका होगा a प्लस आई हो जाएगा। यानी कि जहां जहां मेरे पास लेमडा है वहां पे हम +1 रख देंगे, यानी कि -1 रख देंगे। तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज 4 -4 1 -1 4 और 1 -1 4। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों रो हैं ये हमारे पास आइडेंटिकल है, जबकि हमारे पास ये दो रो जो है मेरे पास नॉन आइडेंटिकल है। तो हमेशा ध्यान रखिए हमें नॉन आइडेंटिकल रो को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना होता है। तो हमने बोला सिंस R1 एंड R2 आर नॉन आइडेंटिकल रो देन टेकिंग R1 एंड R2, यानी कि हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी दिस इज 4x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0। ओके, देन हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा, दिस इज x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस, हमने इन दोनों को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा -16, देन माइनस यानी कि +4 होगा, y में मिलेगा 1 इंटू 4 यानी 4 इंटू 4 यानी 16 और z अपॉन में ये दोनों हमारे पास 0 मिल गया। तो आपको मिल गया -12 इनको हम -12 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 और z अपॉन 0, यानी कि पहला आइगन वेक्टर आपके पास आ गया 1 1 0। अब सेकंड आइगन वेक्टर निकाले हम यहाँ पर, सपोज x2 इक्वल टू एक्स वाई जेड, आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी है लेमडा इक्वल 2, तो हमने यहाँ पर लेमडा की जगह 2 रख दिया। तो जितने भी डायगोनल में वैल्यू थे वो सबको हमने 2 से माइनस कर दिया। तो 3 - 2 हो गया 1 -4 4 1 -4 4। अब देखिए इन ये वाली दोनों रो हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब इन दोनों रो को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे केवल नॉन आइडेंटिकल रो को। तो नॉन आइडेंटिकल रो हमारे पास क्या ये वाले, तो हम इन दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा दिस इज R2 एंड R3 आर नॉन आइडेंटिकल रो देन टेकिंग R2 एंड R3 रो, यानी कि x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0, यानी कि x के अपॉन में मिलेगा दिस इज -4 एंड +4 यानी कि 0, y के अपॉन मिलेगा 4 -1 यानी कि 4 -1, z के अपॉन मिलेगा -1 देन +4 यानी कि x अपॉन 0 y अपॉन 3 और z अपॉन 3। तो यहाँ पर 3 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि x अपॉन 0 y अपॉन 1 और z अपॉन 1, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास x2 की जो वैल्यू मिल रही है वो हमारे पास कितनी है 0 1 1। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम निकालेंगे आपका थर्ड आइगन वेक्टर। तो थर्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए सेम लॉजिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो x3 इक्वल टू होगा x y z भी आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे मैंने लेमडा की जगह रख दिया 3, तो यहाँ पे होगा 3 - 3 -4 4 1 -2 -3 4 1 -1 3 -3। तो आपके पास देखेंगे तीनों रो मेरे पास जो है नॉन आइडेंटिकल मिल रही है। तो आप किन्हीं भी दो रो को यहाँ पर आप ले लीजिए जो भी आपकी मर्जी हो। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि R1 और R2 को मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो 0x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 0। इन दोनों रो को मैंने अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन में मिला -16 प्लस 20, y के अपॉन में मिल रहा है दिस इज अ 4 -4 यानी सॉरी 4 - 0 यानी कि 4 - 0, z के अपॉन मिल रहा है 0 प्लस 4 यानी कि x अपॉन 4 y अपॉन 4 z अपॉन 4। तीनों के अंदर हमने 4 का डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1 1 1, यानी कि x3 इक्वल टू हो गया 1 1 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पर तीसरा आइगन वेक्टर मिल गया 1 1 1। अब इसी का हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और हमारा ये क्वेश्चन जो है ये नॉन होमोजीनियस से रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है, नॉन होमोजीनियस से रिलेटिव है, यानी कि हमें यहाँ पर इसको ऑगमेंटेड बना के इसकी रैंक को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं वो देखिएगा ध्यान से। तो हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कंसिडर बनाया 5 3 7 3 26 2 7 2 10 x y z 4 9 5। Now this is a non-homogeneous system of equation, then the augmented matrix is C equal to AB। तो पहले हमने यहाँ पर A को रखा और यहाँ पर हमने इसको B को रखा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं 5 का डिवाइड कर देता हूँ। तो R1 इक्वल टू 5, तो 1 3/5 7/5 और 4/5। हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से 3 को 0 बनाएंगे और इसी 1 की हेल्प से हम 7 को 0 बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया R2 के लिए R2 माइनस 3 R1, R3 के लिए R3 माइनस 7 R1, तो आपको मिलेगा 0 121/5 माइनस 11/5 33/5, 0 माइनस 11/5 1/5 और माइनस 3/5। तो आप क्या करते हैं R2 के अंदर हम यहाँ पर 11 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे को 11 का डिवाइड कर दिया हमने। देन इसके बाद हम इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना रहे हैं, तो हमने क्या करा R3 के लिए R3 प्लस R2 कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो A की जो रैंक है वो हमारे पास कितनी है, 2 मिल रही है, और C की रैंक जो है वो भी 2 मिल रही है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को कंटेन करता है। अब सिस्टम में हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने वापस हमने सिस्टम को उसी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। हमने आप इसको मल्टीप्लाई किया तो x 3/5y प्लस 7/5 z इक्वल टू 4/5 11/y माइनस 1/z 3/5। अब तो 11y माइनस z हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन हमारे पास वेरिएबल है वो y हमारे पास है, इवन हमारा z भी है। तो अब z हम क्या करेंगे, y की जगह यहाँ पर हम ले लेंगे k की वैल्यू। तो जैसे हम y की जगह k रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो z इक्वल टू मिल जाएगा 11k/3। तो अब मेरे पास z आ गया और मेरे पास y आ गया। इस z और y को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा, तो वहां से मुझे x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गया, दिस इज 5 माइनस 16k, y आ गया k और z आ गया 11k/3। तो डिफरेंस अगर आप मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप फुल लेंथ वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको इंजीनियरिंग मेथड्स में मिलेगा प्लेलिस्ट में आपको वहां पर हर टॉपिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Expand log base ex in power of x minus 1 and hence find the value of log base e 1.1 correct to 4 decimal place। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो टेलर सीरीज से रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है, वो टेलर सीरीज से रिलेटिव है। तो हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज का यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो हमारे पास f of x इक्वल टू हो गया log base ex, हमने यहाँ पर f डैश x निकाला, f डबल डैश x निकाला, f ट्रिपल डैश x निकाला और f फोर्थ डेरिवेटिव निकाला हमने। अब यो जिस फॉर्म में हमें एक्सपांड करना होता है उसको हम रख देते हैं 0 के इक्वल। तो हमारे पास x इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो x इक्वल टू 1 को हमने रखा, तो x इक्वल टू 1 अगर हम लॉग में रखेंगे तो कितना log 1 मिलेगा 0। f डैश में रखेंगे तो 1/1 यानी कि 1, f डबल डैश में रखेंगे -1, f ट्रिपल डैश में रखेंगे 2 और f फोर्थ डेरिवेटिव रखेंगे तो आपको -6 मिलेगा। अब टेलर सीरीज हमारे पास क्या होते हैं, पावर ऑफ x माइनस 1, दिस इज द f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टर 1 f डैश 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 f डबल डैश 1, x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टर 3, f ट्रिपल डैश 1, x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन फैक्टर 1, f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 1। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो f1 की वैल्यू आपके पास 0 है, f डैश की वैल्यू आपके पास 1 है, f डबल डैश की वैल्यू -1 है, f ट्रिपल डैश की वैल्यू 2 है और f ट्रिपल डैश की वैल्यू -6 है। तो 6 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये मिल गया 4, ये इसको हमने इससे कैंसिल किया तो मिल गया 3। तो आपके पास log x की जो x माइनस 1 के फॉर्म में जो सीरीज मिल रही है वो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x माइनस 1 का क्यू अपॉन 3 और x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4 मिल रहा है। तो आसान क्वेश्चन था। अब लेकिन इसमें हमें एक पार्ट और पूछा गया है कि आपको log 1.1 की वैल्यू को भी इवेल्युएट करना, तो कुछ नहीं करना हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर हम केवल इतना कर देंगे कि हम x की जगह 1.1 रख देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर x की जगह 1.1 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो हम x की जगह कितना रख रहे हैं, 1.1 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 1.1 अगर हम रखते हैं तो कैलकुलेशन हमें करना रहेगा इसके लिए। तो हमारे पास हो गया log 1.1 इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.1 का क्यू अपॉन 3 माइनस 0.1 की पावर 4 अपॉन 4। इन सब वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको फाइनली मिल जाएगा 0.09530। ठीक है, अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज u इक्वल टू sin inverse x plus y upon root x plus root y, then show that x del u by del x plus y del u upon del y equal to 1 upon 2 tan। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आयलर थ्योरम से रिलेटेड है, जिसको आप यूलर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन हमारे पास अगर यूलर थ्योरम से रिलेटेड होता है तो सबसे पहले उस फंक्शन की वहां पर हमें होमोजेनिटी चेक करनी रहती है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई करा। हमने साइन इनवर्स को यहाँ पर शिफ्ट किया तो साइन u इक्वल टू हो गया x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो हमने लिख लिया z इक्वल टू साइन u
शो दैट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन रूट एक्स रूट वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की यहाँ पर होमोजेनिटी निकालेंगे। तो होमोजेनिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो टी टेस्ट अप्लाई करने का तरीका होता है कि x की जगह एक्स टी और y की जगह वाई टी हम रख देते हैं। ओके, तो हमने टी एक्स प्लस टी वाई अपन रूट टी एक्स प्लस रूट टी वाई हो गया। न्यूमरेटर से हमारा टी कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर से हमारा रूट टी कॉमन निकल गया। तो टी अपन रूट टी की वैल्यू होगी टी की पावर 1/2 और ये वापस वैल्यू जो होगी आपके z बन गई। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास z जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 1/2 है। देन बाय द यूलर थ्योरम x del z अपॉन del x बाय del z अपॉन del y इक्वल टू 1/2 z हो गया। z मेरे पास कितना है, z मेरे पास कितना है, वही अपने पास sin u के बराबर है। तो हमने z की जगह sin u रख दिया। तो sin u का डिफरेंशियल हो गया cos u, cos u को मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर दोनों से। तो x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू 1/2 sin u मिल गया। इस cos u को मैंने डिवाइड कर दिया इसके साथ। तो sin u अपॉन cos u हो गया tan u। तो यानी कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमें मिल गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये देखो कई बार क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं बड़े आसान से मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बीटा गामा रिलेशन है। बीटा गामा रिलेशन जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसको आप जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या जैसे बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन व्हेन एन ग्रेटर देन 0 और एन ग्रेटर देन 0। तो हमारी एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ती है। वी नो दैट इफ z इज इंडिपेंडेंट ऑफ x देन वी हैव गामा n z टू द पावर n 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस zx x टू द पावर n माइनस 1 होता है। अब देखिए ये जो हमारे पास रिलेशन लिखा हुआ एक्चुअली वो हमारे पास क्या लिखा है, दिस इज गामा n इक्वल टू गामा m प्लस n बीटा mn। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाले पार्ट को हम प्रूव करेंगे, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे पास गामा n तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर क्या लाना चाहता हूँ, गामा m को भी मल्टीप्लाई में लाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमने करा इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z एंड देन इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी। तो आपको क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी गामा n z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z, then 0 से इन्फिनिटी z टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस z, z टू द पावर n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zx x टू द पावर m माइनस 1 dx। अब देखेंगे यहाँ पर गामा n बाहर निकल जाएगा, तो गामा n इक्वल इंटू हो गया 0 से इन्फिनिटी z टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस z। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी z मेरे पास उसको सब एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो z इसमें इसमें है, इसमें एक साथ लिख दिया z के लिए, और बाकी हमने x टू दी पावर n माइनस 1 को बाहर कर दिया। ओके, अब ये वाली वैल्यू जो होती है वो मेरी गामा m के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर गामा m लिख दिया इसको, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, दिस इज 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस z1 प्लस x z टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 dz हो गया। हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर मान लेंगे y के इक्वल, है ना। तो y इक्वल टू हो गया z1 प्लस x। अब हमारे पास z और z में 1 प्लस x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रल मुझे करना है z के लिए, तो मैंने बोला dy इक्वल टू 1 प्लस x dz, यानी कि dz इक्वल टू dy अपॉन 1 प्लस x। लिमिट पे कोई असर पड़ेगा नहीं, तो 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस 1 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस y, और इस z की जगह मैंने पुट कर दिया y अपॉन 1 प्लस x। तो y अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n माइनस 1 हो गई, dy अपॉन 1 प्लस x हो गया। अब 1 प्लस x, ये वाला 1 प्लस x, इन सबको हमने x के साथ अलग कर दिया, तो ये मेरे पास टर्म हो गया। जैसे कि हम जानते हैं गामा n की वैल्यू जो होती है 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x x टू दी पावर n माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर मेरे पास n की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज m प्लस n आ रहा है। तो ये मेरे पास हो है गामा m प्लस n, ठीक है। तो ये मैंने गामा m प्लस n लिख दिया। अब ये जो वैल्यू होती है दिस इज द बीटा mn, तो हमने यहाँ पर इसको बीटा mn के बराबर लिख दिया। तो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि गामा m प्लस n इंटू बीटा mn, और जो कितने के बराबर मेरे पास है, दिस इज गामा m इंटू गामा n के। तो फाइनली मेरे पास कितना आएगा, दिस इज बीटा mn इक्वल टू गामा m इंटू गामा m प्लस n। तो डिफरेंस आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेगा, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज अ फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू x। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, कि इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है।
तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो हमने पहले क्या करा, दोनों को लिख दिया y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी 0 और x की वैल्यू मिलेगी 3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 3। अब डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू एक्स को, और ये वाली लाइन जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूँ तो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, कैसा बनेगा हमारे पास, पूरा टोटल डायग्राम हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है, दिस इज अ पैरेलल टू y एक्सिस, और ये पैरेलल टू y एक्सिस हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, दिस इज द dx से dy को। क्या रिप्रेजेंट करती है, dx से dy को। यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो x से अपर लिमिट कितनी हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, और x की लिमिट जो है 0 से 3 दे रखी है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पास जो x जो वेरी कर रहा है वो 0 से 3 है, और y जो वेरी कर रहा है वो x से 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा था डबल इंटीग्रल r dx से dy, तो 0 to 3x 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx से dy। अब हमें करना है क्या है कि जो हमारे पास पहले वेरिएबल लिमिट है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने 1 को इंटीग्रेट करा y के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा y यानी कि x से 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4x माइनस एक्स का माइनस एक्स, 4x को x से माइनस करेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3, 0 to 3 होगा। लिमिट रखे तो कितना मिलेगा हमें, 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 27/2 माइनस 27/3 यानी कि 9 मिलेगा, और 27/2 माइनस 9 जो होगा हमारे पास वो 9/2 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन आसान था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वेरीफाई द कैली-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A 1 2 1 0 1 -1 और 3 -1 एंड फाइंड द इनवर्स। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास कैली-हैमिल्टन थ्योरम से निकालने को कहा जाता है जिसमें हमें A इनवर्स में निकालना है, तो सबसे पहले हमारा काम जो होता है कि उस मैट्रिक्स से हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम पहले वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसमें हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें किस प्रकार से। तो सबसे पहले हमने निकाला a माइनस लेमडा, ये तो यानी कि 1 माइनस लेमडा 2 1 0 1 माइनस लेमडा माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस लेमडा। तो हमारे पास कितना होता है, 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 1 देन माइनस 2, दिस इज 0 एंड प्लस 3, देन 1 के लिए करेंगे तो दिस इज 0 एंड दिस इज 3 माइनस लेमडा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस लेमडा इसका माइनस 2 लेमडा माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6, वैसा मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 प्लस 3 लेमडा। यहाँ पर 1 से 1 मेरे पास कैंसिल हो रहा है, तो लेमडा इसका माइनस 2 लेमडा माइनस 9 प्लस 3 लेमडा, 1 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 लेमडा, यानी कि लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें बोला गया है कि हमें इससे निकालना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये कि जहां जहां मेरे पास लेमडा आ रहा है वहां पर हम रख देते हैं a, क्या रख देते हैं a, और 9 के साथ रख देते हैं 9 9, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर सिंगल नहीं होता, उसके साथ हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो बाय द कैली-हैमिल्टन थ्योरम एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर आपका लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 9i इक्वल टू 0। तो हमने पहले a स्क्वायर निकाला, तो हमने a और a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिलेगा 4 3 0 माइनस 3 2 माइनस 2 6 4 5। अब इसके बाद हम निकालेंगे a क्यूब। तो a क्यूब निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, a स्क्वायर इंटू a करेंगे, तो a स्क्वायर इंटू a करेंगे तो आपको मिलेगा दिस वैल्यू, देन इसका एलएचएस लेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 9i। तो आप देखोगे तो दिस इज योर a क्यूब, दिस इज योर a स्क्वायर एंड दिस इज योर a एंड दिस इज योर i। अब देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मेरे पास माइनस 12, यानी कितना 4 माइनस 12, है ना। नेक्स्ट मेरे पास कितना आ रहा है, दिस इज माइनस 1 प्लस 9, यानी कि मेरे पास कितना होगा, दिस इज 9, तो ये कितना होगा 9 प्लस 4 13, और ये भी हो गया 13, यानी कि 0 मिल गया। तो ऐसे करके हमारे पास सारी वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल मिलना चाहिए। अगर हमारे पास 0 के इक्वल मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारा
कैली-मीटर थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारे 2 थे उसको प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई प्लस 9a इनवर्स ए इक्वल टू 0। तो 9a इनवर्स इक्वल टू होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और आई की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया, दिस इज -4 माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज +3 यानी कि -1 प्लस 1 यानी कि 0, यानी कि आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई 0 एंड -3 प्लस 6 यानी कि 3 मिल गया। तो ऐसे करके हम ये वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में हम 9 का डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया और ए इनवर्स को भी यहाँ पर हमने इवेल्युएट कर दिया। अब लास्ट पोर्शन हमारे पास है कि डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि पहले हमें यहाँ पर रैंक को डिफाइन करना है, देन उसके बाद हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो रैंक की जो जनरल डेफिनेशन जो होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन is a matrix of order m into n, then a rank of matrix is said to be small r या row of A if they satisfy the following properties. Number 1, it has at least one non-zero row minor of order r. Every minor of A of order higher than r are 0. Therefore the rank of matrix equal to the number of non-zero row in upper triangular matrix. तो ये हमारे पास रैंक की डेफिनेशन होती है। अब इसी रैंक की डेफिनेशन के हिसाब से हमारी रैंक जो है वो दो तरीके से निकाली जाती है, बाय द एशेलॉन फॉर्म और बाय द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स की और रैंक जो है वो नॉर्मल फॉर्म से निकालना आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले वाली पोजीशन पे होना चाहिए 1, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस वाले को इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है, तो चेंज करने का मतलब है कि पूरी रो आपकी चेंज होगी। तो हमने R1 को R2 से चेंज किया तो हमारे पास इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से 3 और इस 1 की हेल्प से इस 1 को हम 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया R3 के लिए R3 माइनस 3 R1, R4 के लगाया R4 माइनस R1। तो आपको यहाँ पर 0 0 मिल गया, तो 1 1 1 और आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, दिस इज -3 -3 दिस। अब हम क्या करेंगे, अब इसी 1 की हेल्प से इसको और इस 1 को 0 बनाएंगे। तो हमने ऑपरेशन लगाया C3 के लिए C3 माइनस C1 और C4 के लिए C4 माइनस C1। तो आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, दिस इज इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इस 1 0 बनाएंगे और इसी 1 की हेल्प से 0 को बनाएंगे, यानी कि R3 के लिए R3 माइनस R2 और R4 के लिए R4 माइनस R2 लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब फिर इसी 1 की हेल्प से इस -3 को 0 बनाएंगे और इस -1 को हम 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा, C3 के लिए C3 प्लस 3C2 और C4 के लिए C4 प्लस C2। तो ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है, इसको छोड़ के बाकी सब मेरे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये वाला पोर्शन जो I2 है, तो मेरे पास इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई वो 2 हो गई। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको RGB का सॉल्यूशन जो बताया वो आपको कैसा लगा हुआ है, आप लेक्चर में कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सकते हो कि आपको लेक्चर के बारे में कैसी आपकी है। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।